गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता था, हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के सारे नियमों का अध्ययन कर चुके थे और आज जो है अब हम पढ़ रहे हैं फेलियर। प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में प्रकाश का तरंग सिद्धांत असफल रहा। क्यों रहा? यानी अगर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाएं, हमने देख लिया कि सर क्या क्या निर्भरता उस पर आ रही थी। अब हम यह देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की समझाने में फेलियर, क्या क्या असफलताएं आई हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रकाश विद्युत एवं प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा नहीं पाया। कहां कहां पर गलती हुई है वो देखिए आप। सबसे पहली बात, जब हम किसी धातु की सतह पर एक उपयुक्त आवृत्ति और एक उपयुक्त तीव्रता का प्रकाश डालते हैं, तीव्रता का मतलब यह है, तीव्रता एक तरह से ऊर्जा होती है, यानी अधिक ऊर्जा का प्रकाश डालेंगे तो जब धातु की सतह को अधिक ऊर्जा मिलेगी तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी ऊर्जा भी क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। बहुत सामान्य सी बात है, जब धातु की सतह पर अगर हम उपयुक्त तीव्रता और उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यदि हम तीव्रता का मान बढ़ाएं यानी ऊर्जा का मान बढ़ाएं तो ऊर्जा का मान बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन उससे निकलेंगे उनकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। लेकिन प्रायोगिक रूप से तो यह पाया गया है कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। पहला फेलियर। ठीक है, ये तो ये कह रहा है कि तीव्रता पर निर्भर करना चाहिए, पर तीव्रता पर नहीं निर्भर करती है, वो निर्भर करती है किस पर? आवृत्ति पर। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर हम किसी धातु की सतह पर एक उपयुक्त तीव्रता का प्रकाश डालते हैं, तीव्रता से मतलब ऊर्जा है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब धातु की सतह पर अगर हम कितनी भी तीव्रता का प्रकाश डालें, जब तक आवृत्ति आपकी दहली आवृत्ति नहीं होगी, एक भी इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर नहीं आता। तरंग सिद्धांत तो ये कहता है कि ठीक ठाक मॉडरेट एनर्जी का ऊर्जा का जब हम प्रकाश डालेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉनों को बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन बात ये है कि भाई वो ऐसे बाहर नहीं आएंगे। वो बाहर तब आते हैं जब आपके द्वारा डाले गए प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से क्या होती है? अधिक होती है, तब वो वहां से बाहर आए। ठीक है, ये फेलियर रहा है। तीसरा फेलियर समय पश्चता को लेकर। समय पश्चता को लेकर कैसे है कि जैसे मान लीजिए जब आप धातु की सतह पर प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रकाश को अवशोषित करेंगे। अवशोषित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में संक्रमण करेंगे, तब वो धातु की सतह से बाहर आएंगे। जब आप धातु की सतह पर प्रकाश डालेंगे तो उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है प्रकाश का अवशोषण करेंगे और अवशोषण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आएंगे और फिर वो धातु की सतह से बाहर आएंगे। इस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ समय तो लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई समय पश्चता नहीं होती। आपने धातु की सतह पर प्रकाश डाला और उससे तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। जरा सी भी समय पश्चता नहीं होती, कोई समय पश्चता नहीं होती। तो टाइम लैग की प्रॉब्लम भी क्या होगी सर? खत्म हो। ये बात भी वो नहीं समझा पाया। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में प्रकाश का तरंग सिद्धांत तो फेल है, असफल है। फिर कौन समझाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव को? आइए देखते हैं। ये है फोटॉन की अवधारणा। अवधारणा 1900 के आसपास प्लांक ने फोटॉन का एक कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि प्रकाश जो है, प्रकाश का जो वितरण है, विनिमय जो है, वो सतत ना होकर विविक्त होता है। विविक्त यानी कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है।
ऊर्जा के इन छोटे छोटे पैकेट्स को ही नाम दिया गया फोटोन। और जो फोटोन की जो ऊर्जा होती है h, वो आपतित प्रकाश की, फोटोन की जो ऊर्जा होती है E, वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। और E बराबर आता है h न्यू, जहां h प्लांक नेता है, जिसका मान 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34 जूल सेकेंड है। दोबारा सुनिए, आइंस्टीन के अनुसार, प्लांक के अनुसार ऊर्जा का विनिमय या प्रकाश की जो ऊर्जा है, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, ऊर्जा का विनिमय सतत ना होकर विविक्त होता है, अर्थात ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स में होता है। ऊर्जा के इन छोटे छोटे पैकेट्स को ही फोटोन या क्वांटा कहते हैं। और ये मान लिया गया कि अब प्रकाश जो आ रहा है वो फोटोन के रूप में आ रहा है, और फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो उसमें आवृत्ति की उसकी क्या होती है, समानुपाती। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते आते हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा, h न्यू, जहां h क्या है आपका समानुपाती स्थिरांक, जिसे हम प्लांक का नियतांक भी कहते हैं। ठीक है, फोटोन के गुण क्या है, इस पर कोई आवेश नहीं है। दूसरा, इस पर कोई द्रव्यमान भी नहीं है। तीसरा, इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है। चौथा, अगर आप आपतित प्रकाश की आवृत्ति तीव्रता बढ़ाते हैं, यदि हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो फोटोनों की संख्या में वृद्धि होती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो फोटोनों की संख्या में वृद्धि होती है। तो तीव्रता बढ़ाने पर फोटॉन्स के नंबर बढ़ते हैं। चौथा, फोटोन जो है, अगर आप इसमें ग्राफ बनाएं आकृति में और इसमें, तो ये देखिए इस तरह का ग्राफ आएगा। अगर न्यू और ई के बीच में होता है, और अगर लैम्डा के बीच में बनाए तो E बराबर h न्यू है, तो E बराबर h c अपॉन लैम्डा भी हो सकता है, क्योंकि न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा होता है। इस तरह का ग्राफ दिया जाएगा। ये फोटोन के कुछ गुण हैं, 4-5 गुण हैं फोटोन के, वो देख लीजिएगा, नोट्स में आपको मिल जाएंगे, कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। फोटोन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा पाए हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हो फोटोन के बारे में, ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। E बराबर h न्यू, इससे कई सारे न्यूमेरिकल आपके हो सकते हैं। h यहाँ प्लांक स्थिरांक है, न्यू यहाँ प्रकाश की आवृत्ति, अगर न्यू ना दे तो c अपॉन लैम्डा लगा के कर लेना। प्रकाश का ही एक कण है, प्रकाश ही है, लेकिन आवेश नहीं है, द्रव्यमान भी नहीं है। ये है इसका सिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेहद इंपॉर्टेंट, और वो है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। बहुत अच्छी तरीके से इसको देखिएगा, क्योंकि काफी अच्छा टॉपिक है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। हाँ जी, आइंस्टीन ने क्या कहा था? आइंस्टीन ने ये कहा था, जब किसी धातु की सतह पर h न्यू ऊर्जा का फोटोन डालते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी धातु की सतह पर h न्यू ऊर्जा का फोटोन डालते हैं, तो उसमें से कुछ ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर आने में करता है, तथा शेष ऊर्जा को वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। यानी अगर आपने h न्यू एनर्जी का फोटोन धातु की सतह पर डाला, तो कुछ ऊर्जा का उपयोग तो कार्यफलन के रूप में, और शेष जो है वो गतिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार, जब हम h न्यू ऊर्जा का फोटोन धातु की सतह पर डालते हैं, तो उसमें से कुछ ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर आने में करता है, और शेष गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ये पहला समीकरण है। इसको K मैक्सिमम भी कह सकते हैं। h न्यू बराबर पाई नॉट प्लस, आप चाहो तो K मैक्सिमम की वैल्यू भी निकाल सकते हो, h न्यू माइनस पाई नॉट। इस सूत्र से K मैक्सिमम भी निकला है। अगर मान लीजिए धातु की सतह पर आप जो फोटोन डाल रहे हैं उसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर है, बिल्कुल हो सकता है कि आपने जो फोटोन डाला है उसकी आवृत्ति किसके बराबर हो,
धेली आवृत्ति के, बिल्कुल हो सकता है। यदि न्यू बराबर क्या हो, न्यू नॉट, आपतित प्रकाश की आवृत्ति धेली आवृत्ति के बराबर हो तो h न्यू नॉट आएगा। h न्यू नॉट बराबर क्या आएगा, फाई नॉट। गति ऊर्जा नहीं आएगी उस केस में, समझे? आपने जो फोटोन डाला है उसकी जो ऊर्जा है वो, उसकी जो आवृत्ति है वो धेली आवृत्ति के बराबर है। जब आवृत्ति धेली आवृत्ति के बराबर है तो उसका उपयोग तो इलेक्ट्रॉन केवल धातु की पृष्ठ से बाहर आने में करेगा, गति ऊर्जा में तो कुछ भी नहीं जाएगा। तो h न्यू नॉट बराबर क्या आएगा, फाई नॉट। और आप यहां पर फाई नॉट की वैल्यू रख देंगे, यानी h न्यू बराबर h न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, और हाफ एम बी स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस के h न्यू नॉट। हाफ एम बी स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। इससे भी आप कर सकते हैं, ये भी आपका पहला समीकरण, इसको दूसरा कह लीजिए और इसको तीसरा कह लीजिए। इस सूत्र से भी आप कर सकते हैं। और आप पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था जब आपको निरोधी वेव पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि निरोधी वेव का तो अकेले कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। निरोधी वेव तो वास्तव में गति ऊर्जा का मापक है। तो आप चाहें तो हाफ एम बी स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं, h न्यू नॉट। आप पढ़ चुके हैं कि हाफ एम बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, h न्यू नॉट। तो h न्यू नॉट, सॉरी हाफ एम बी स्क्वायर बराबर e v नॉट। तो e v नॉट बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट, और v नॉट बराबर h अपॉन e न्यू माइनस न्यू नॉट। ये निरोधी विभव का सूत्र है। जो भी मैंने एनवलप में बंद किए हैं, जो 4 समीकरण हैं आइंस्टीन के, ये सभी इंपॉर्टेंट है। मेन तो पहला ही है, उसी से सब निकल के आए हैं। लेकिन क्या है कि किसी क्वेश्चन में वो गतिज ऊर्जा पूछेगा तब कोई और लगा देना, किसी में वो खाली निरोधी पूछेगा तो ये लगा देना। तो जैसा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वैसा ही आपको उसमें जवाब देना होगा। बाकी ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। और एक बात बता दूं, आइंस्टीन अपने आप में महानतम वैज्ञानिकों में से रहा है, इसीलिए इसको बहुत वेटेज देते हैं। और वेटेज इसलिए भी देते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। अभी तो खाली आपने आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ा है, फिर आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव की वो समझाएंगे भी सही हम लोग। यानी ये चैप्टर 2 भागों में था, प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव आपका कल के लेक्चर में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, और द्रव्य तरंगे रह जाएंगी, छोटा सा एक टॉपिक होगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। और ये है आपका बिल्कुल एकदम सिंपल सी प्रकाश विद्युत समीकरण। ढंग से इसको पढ़िएगा, इससे रिलेटेड वीडियो बार-बार देखिए, और नोट्स जो आ रहे हैं उनको ढंग से स्टडी कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर थ्योरेटिकल ज्यादा है बजाय न्यूमेरिकल्स के या फिर बजाय डेरिवेशंस के, इसलिए इसको ढंग से देखिएगा। ओके, तो कल ये हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव को खत्म कराएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।